हाय, दिस इज अवंतिका। हाउ आर यू ऑल? हमारा ये अगला लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम शेप्स के बारे में देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम शेप के बारे में देखा था sp3 तक। आज फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा शेप आता है। तो अगला है हमारा dsp2, जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। मतलब एक तो होगा 180 डिग्री का और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्रीज का। तो ये ध्यान में रखना है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। और फिर आता है हमारा dsp3 या फिर sp3d। तो ये होता है हमारा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जो कि जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मतलब ये जो होगा हमारा एक्सियल होगा, ये जो है वो इक्वेटोरियल है ना। तो ये हमारा 120 डिग्रीज का एंगल होगा और ये जो है 180 डिग्रीज का है हमारा एंगल। और इस वाले में हमको एक और चीज़ याद रखना है कि इसमें जो है 3 तो हमारे 120 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं, 2 हमारे 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं और एक हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये ध्यान में रखना है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि अगला कौन सा शेप आता है। तो फिर हमारी बात आती है sp3d या फिर dsp3 के, जो कि होता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल, उसका शेप होता है। और ये dsp3 में dx2y2 वाला ऑर्बिटल जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल का। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है हमारा 8 तो 90 डिग्रीज के बनेंगे एंगल, और उसमें 2 जो है 180 डिग्रीज के बनेंगे। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि जब dx2y2 का यूज़ होता है तो वो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल का, और अगर dz2 ऑर्बिटल का यूज़ हो तो वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि कब कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होने पे शेप क्या होता है। और हाँ, ये तो ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑर्बिटल हम यूज़ करें, उसके बेसिस पे हमको शेप डिसाइड करेंगे इन दोनों का, क्योंकि देखने में ये दोनों सेम ही लगते हैं, sp3d और ये है dsp3। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये वाला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो फिर हमारी बात आती है sp3d2 की या फिर d2sp3 का, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ऐसे, जिसमें कि 90 डिग्री के 90 डिग्री एंगल के बनेंगे और 3 जो है वो 180 डिग्रीज के बनेंगे। तो ये वाला आप ध्यान में रखिए, इसको भी याद रखिए। sp3d2 या फिर d2sp3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल शेप का होता है, और उसमें 12 90 डिग्रीज के होते हैं और 3 180 डिग्रीज का होता है। तो फिर हमारी बात आती है sp3d3 जो है हमारा लास्ट, उसका बारे में कि उसका शेप क्या होता है। तो उसका शेप होता है हमारा पेंटागोनल बायपिरामिडल, जो कि ऐसा दिखता है, मतलब पेंटागन के शेप का होगा, बायपिरामिडल होगा। ये हमारा एक्सियल पॉइंट है और ये होता है इक्वेटोरियल। इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो 90 डिग्रीज है उसके तो 10 बनेंगे और जो 72 डिग्री के 5 बनेंगे। तो ये वाला भी आप नोट कर लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा कि sp3d3 जो है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल शेप का होता है। फिर हमारी बात आती है कि हम अब हाइब्रिडाइजेशन को चेक कैसे करें, दैट इज़ हाउ टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला मेथड ये है कि नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। दूसरा मेथड है जो कि इसके कंपेयर में ईजी भी है, तो वो है सेंट्रल एटम के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यानी कि हो गया हमारा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे जितने भी मोनोवेलेंट है वो एटम प्लस माइनस चार्ज। अच्छा, अगर जैसे Be2F2 है, उसमें अगर मान लो चार्ज है F2 2 माइनस, BeF2 2 माइनस, तो उस केस में क्या होगा, जैसे -2 चार्ज है ना, तो हम उस केस में +2 लिखेंगे, है ना। अगर वो होता +2 चार्ज होता तो हम -2 लिखते, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। तो आप ये दोनों फॉर्मूले मेथड जो है वो नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझते हैं कि कैसे निकालते हैं।
तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे। इसको हम उस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला है हमारा BeF2। तो सबको पता है B का होता है 2, मतलब सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 है, मतलब यानी कि B का 2। फिर हमने देखा था कि प्लस अपना जो मोनोवैलेंट एटम है वो, तो इधर मोनोवैलेंट एटम जो है वो F है और वो 2 है, तो +2 कर देंगे। और जैसा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 2, और 2 है तो Sp होगा। ठीक, अब फिर है हमारी बात CH3- की। तो कार्बन का होता है 4, मोनोवैलेंट एटम है एक मिनट, कार्बन का होता है 4, मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन जो है 3, और प्लस माइनस चार्ज मैंने बोला था जब भी माइनस होगा तो हम +1 करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे और प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस में चार्ज है तो +1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8/2 एंड दैट इज 4। अब 4 है मतलब होगा Sp3। तो हम ऐसे निकालते हैं, और ये 3 जो है सिंपल से है, ये आप निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप निकाल के बताइए। तो ये हैं बाकी तीनों के आंसर। होपफुली आपने निकाल लिया होगा एंड आपका सही भी होगा। तो आप इसको भी एक चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो आप उसको निकाल के वेरीफाई कीजिए कि कहाँ गलती की थी। फिर हमारी बात आती है बेंड्स रूल के बारे में। अब देखते हैं कि बेंड्स रूल होता क्या है। बेंड्स रूल अप्लाई होता है Sp3D जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पे। इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, डिवाइड कर देंगे हम Sp3D को। एक तो होगा Sp2 जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो होता है वो है। इसमें ये होता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन में हम जितने भी लोन पेयर्स के जो एलिमेंट है, जिनमें लोन पेयर है वो, उसको हम मतलब पोजीशन में रखेंगे, लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और बाकी बचा हमारा P और D, PD में जो है हमारा जो एक्सियल पोजीशन में है उसमें मोर EN एलिमेंट आएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, बस इतना ही है बेंड्स रूल, और इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ये होता है हमारा, तो इधर तक का आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए हम इतना ही देखते हैं बेंड्स रूल तक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे क्या आता है। तो तब तक के लिए आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। बहुत छोटे वीडियोस में बना रही हूँ तो वो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो इसको आप नोट कर दीजिए, फिर रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।